गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसका हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है एंजाइम, जहां हम लोगों ने बात की जल अवशोषण के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में और खनिज पोषण के बारे में। जो परासरण विसरण वाला टॉपिक था वो आप लोगों के यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसी के साथ में जो एंजाइम टॉपिक है, तो एंजाइम में कुछ 6 टॉपिक हैं आपके बुक में दिए हुए, उनमें से शायद 3 टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। बाकी के जो 3 टॉपिक है उसमें मेन आपके जो एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम की क्रियाविधि और एंजाइम का नामकरण है वो आपके इस टॉपिक में रहेगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंजाइम की कुछ हल्की फुल्की बेसिक नॉलेज के बारे में और एंजाइम की संरचना के बारे में। अब बेसिक नॉलेज में ये आएगा कि एंजाइम वर्ड कहाँ से आया, एंजाइम की डिस्कवरी किसने की, तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ देखिए आप लोगों को एक टॉपिक अलग से दे रखा है कि एंजाइम का इतिहास जो आपके बुक में है वो कट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ तो ध्यान में होनी चाहिए ना कि एंजाइम को खोज किसने की, एंजाइम नाम किसने दिया। तो आपको 3 साइंटिस्ट के नाम है वो अच्छे से याद रखने हैं। वो कौन से हुए? सबसे पहले तो आप एंजाइम देखिए यहाँ पे कि एंजाइम ENZYME, ये जो एंजाइम नाम है वो किससे बना है, ठीक है। तो यहाँ EN का मतलब होता है इन, ठीक है, और ZYME का मतलब होता है यीस्ट, मतलब कि यीस्ट के अंदर से, यीस्ट आप सबको ध्यान में है कि कवक होता है सैक्रोमाइस्टीज सेरेवेसी, ठीक है। तो इस यीस्ट से ही सबसे पहला एंजाइम है वो खोजा गया था। किसने खोजा था? बुकनर ने। तो आप सबसे पहले खोज लिख सकते हैं कि बुकनर ने जाइमीज एंजाइम की सबसे पहले खोज की, और ये किससे की थी इन्होंने? यीस्ट से, ठीक है। तो आप लोगों को पहला नाम ध्यान में रखना है कि बुकनर ने जाइमीज एंजाइम की खोज की और किससे की? यीस्ट से की। उसके बाद में हम नाम की बात करते हैं कि भाई एंजाइम नाम किसने दिया, क्योंकि हम काफ़ी जगह ये पढ़ चुके कि किसी भी चीज़ की है खोज कोई और करता है और उसका नामकरण है वो कोई और करता है, ठीक है। तो इसका नामकरण है वो एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे कुहने नाम से, उन्होंने की। तो आपको कुहने नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और है, वो साइंटिस्ट कौन से थे? सुमनर। तो सुमनर ने क्या किया कि जो एंजाइम है उसके क्रिस्टल्स बनाने शुरू किए, रवे बनाने शुरू किए। तो सबसे पहले यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जाइमेज, यूरिएज, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने काफ़ी जगह बताया कि ASE का मतलब है कि वो एंजाइम है। जैसे माल्टोज है, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, शुक्रोज को तोड़ने के लिए शुक्रेज। तो ASE जहाँ आ रहा है, बाकी मैं आपको नामकरण में वापस आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जहाँ पे भी ASE आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो एंजाइम है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एंजाइम और हार्मोन के बीच में जो डिफरेंस था, ठीक है, वो हम लोगों ने जब मैं हार्मोन पढ़ा रही थी आपको, जब मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया में है। तो आप लोग वहाँ से एक बार वापस रिकॉल कर लीजिएगा उस चीज़ को। आपने नोट्स तो बना ही रखे होंगे, उस नोट्स में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सुमनर ने क्या किया, यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टलीकरण किया, हम बोल सकते हैं रवे तैयार किए। उसके बाद में 3 ही साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम क्रियाविधि जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 साइंटिस्ट और आएंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपको और साइंटिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से है वो रिमूव कर दिए गए। अब एंजाइम काम क्या करता है? एंजाइम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब जो जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर में हो रही है, प्लांट्स के शरीर में हो रही है। प्लांट भी जैविक है, हम लोग भी क्या है? जैविक है। अब हमारे शरीर में जो भी रिएक्शंस चल रही है, हमारे शरीर में श्वसन हो रहा है, हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, पाचन और श्वसन की क्रिया के दौरान उत्सर्जन हो रहा है। तो हमारे शरीर में हर एक कोशिका में क्या चल रहा है? कोई ना कोई रासायनिक क्रिया चल रही है। अब ये जो रासायनिक क्रिया होती है उसको बढ़ा देने का काम हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा है, पाचन तंत्र में किसी भी जटिल सबस्ट्रेट को सिंपल में तोड़ना है तो उस टाइम हमें किसकी आवश्यकता रहेगी? एंजाइम की आवश्यकता रहेगी। तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जैव रासायनिक क्रिया को दर को बढ़ा देता है। और टाइम क्या लगता है? कम। सक्रियण ऊर्जा क्या लगती है? कम, ठीक है। तो आप लोग को ये डेफिनेशन की फॉर्म में इसको याद रखना पड़ेगा। इसलिए इसे जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाने वाला। और जैविक के अंदर हो रहा है, किसी जीव के अंदर हो रहा है तो वो जैव उत्प्रेरक और उपापचय नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एंजाइम के ही 2 नाम हैं,
वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि एंजाइम की स्टडी ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है, तो एंजाइमोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर मैंने जब आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स पढ़ाए थे उस टाइम मैंने कहा था कि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करनी है, वो नोट ये करनी है, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इसको गांठ बांध लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन होंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो जीव विज्ञान है हमारी वो पूरे एक अपवादों की विज्ञान है, ठीक है। जितने आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपवाद मिलेंगे ना वो मिलेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि कुछ आरएनए है वो भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। क्यों भाई सारे प्रोटीन कर रहे हैं ना, आरएनए को कहाँ तक जरूरत है, लेकिन आरएनए जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं ये भी कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं। उसका नाम हो गया राइबोजाइम और राइबो न्यूक्लियस। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियस याद रह जाएगा, और जाइम आपको ध्यान में ही, जाइम वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ईस्ट, ठीक है। तो राइबोजाइम और राइबो न्यूक्लियस। उसके बाद में कुछ प्रतिजैविक को इंग्लिश में कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो कुछ एंटीबॉडीज भी एंजाइम की तरह काम करती है। एंटीबॉडीज को ए और बी ले सकते हैं, और जाइम वर्ड है वो ईस्ट से है ही, तो इसका नाम हो जाएगा एब्जाइम। तो आप इसको हिंदी में लिख के याद कर सकते हैं, बाकी ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम की संरचना। हम लोग सीधा सीधा कह चुके कि जैव रासायनिक रूप से एंजाइम है वो कैसे हैं, प्रोटीन प्रकृति के हैं, लेकिन इनकी प्रोटीन प्रकृति के साथ में कुछ और भी चीजें हैं इनके साथ में जुड़ी हुई रहती है जो इसको और सक्रिय करने का काम करेगी। तो उसके बेस पे एंजाइम को दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला सरल एंजाइम और ये संयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम के बारे में बात करें जिसमें सिर्फ प्रोटीन पाई जाएगी, तो यहाँ पे देखिए यह केवल प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है, जिसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, पैप्सिन और ट्रिप्सिन। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये केवल और केवल किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। वहां पे मैंने संयुग्मित एंजाइम लिखा है। संयुग्मित या पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम के नाम से जिसको जाना जाता है, तो उसमें क्या होगा, कोई दो चीजें मिलेगी इसके साथ में। प्रोटीन भाग तो हो गई, प्रोटीन भाग के साथ में कुछ और भी भाग है वो ऐड होंगे। तो वो देखिए आप कि होलो एंजाइम को फिर मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है यहाँ एपो एंजाइम और दूसरा है सहकारक। तो यहाँ पे एपो एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन वाला पोर्शन है, मतलब जो सबसे ज्यादा जो पोर्शन बना रहा है वो कौन सा है, प्रोटीन वाला। तो यहाँ पे देखिए कि आपके इस टाइप से एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वाला जो पोर्शन है, इसमें जो सबसे ज्यादा वाला पोर्शन है वो क्या है, एपो एंजाइम, और ये जो नीचे की तरफ थोड़ा सा दे रखा है वो क्या है, सहकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन युक्त भाग है उसको क्या कह रहे हैं, एपो एंजाइम कह रहे हैं। यह एंजाइम की संरचना और विशिष्टता को दर्शाता है। एंजाइम की पूरी संरचना है वो प्रोटीन ही पाई जाती है, तो ये उसकी संरचना को दर्शा रहा है, हाँ भाई दर्शा रहा है। उसी के साथ में ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है उसकी विशिष्टता को दर्शाने का काम। विशिष्टता को दर्शाने का मतलब ये हुआ कि हम बात करते हैं कि माल्टोज है, उसको तोड़ने के लिए माल्टेज ही चाहिए, हम सुक्रेज यूज नहीं कर सकते, और सुक्रोज है उसको तोड़ने के लिए माल्टेज यूज नहीं कर सकते। मतलब कोई ना कोई एक विशिष्ट होता है कि उसी के साथ में जुड़ के काम करेगा। अभी जो विशिष्टता है तो उसके लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, एक्टिव साइट्स जो जोड़ने के लिए काम, जो किसी भी प्रोडक्ट या सब्सट्रेट को जोड़ने के लिए जो काम आएगी वो भी कहाँ उपस्थित होती है, एपो एंजाइम वाले हिस्से पे ही उपस्थित होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सहकारक, तो सह वर्ड आ जाता है, को फैक्टर काम आता है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में मिलकर काम करेगा। मेजर नहीं होगा, मेजर तो यही रहेगा, ठीक है। ये हल्की से फॉर्म में उसके साथ में पाया जाएगा। तो सहकारक है वो अप्रोटीनी भाग है, यह एंजाइम को उत्प्रेरकी सक्रिय बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। ये संरचना और विशिष्टता को दर्शा रहा है, ये उत्प्रेरकी सक्रिय करने का काम कर रहा है, तो वो आपको सहकारक के फॉर्म में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि सहकारक है वो कितने प्रकार के हैं, वो आपस 3 प्रकार के हैं। उन तीनों प्रकार में प्रोस्थेटिक समूह आपको ध्यान में रखना है, सक्रिय कारक और सह एंजाइम। सह एंजाइम हमने पहले भी नाम सुना था,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो एक तो प्रोस्थेटिक समूह दे रखा है, एक दे रखा है सह एंजाइम। ये दोनों के दोनों भाग है वो कैसे हैं, कार्बनिक भाग है, ठीक है, प्रोटीनी भाग नहीं है, कैसे है, कार्बनिक भाग है, ये भी कार्बनिक वो भी कार्बनिक। ये जो इसके साथ में अटैच है तो उसके साथ दृढ़ता पूर्वक है, मतलब टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और ये कैसा है, लूजली ढीला सा बंधा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है सह एंजाइम है वो ढीला ढाला बंधा हुआ रहता है, और प्रोस्थेटिक समूह है वो टाइटली अटैच्ड रहेगा उसके साथ में। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन, उसके एग्जाम्पल होंगे एनएडी, एनएडीपी और एफएडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनएडी की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो हुई एनएडी की फुल फॉर्म, और उसी के साथ में हम एनएडीपी की बात करें तो वो क्या है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये एनएडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी। और एफएडी की बात करें तो फ्लेविन एडेनिन डाई फॉस्फेट, तो ये रहेगा हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म। तो आप लोगों को यहाँ याद करनी है, लास्ट चैप्टर में मैंने याद नहीं करवाई थी, यहाँ आपको पढ़नी है, वो कंपलसरी है, क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे हम लोग ये जो 3-4 चैप्टर पढ़े ना, इन्हीं के बेस पे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड चलने वाली है, जो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी यदि आप लोगों ने अभी यहाँ पे साथ साथ पढ़ना शुरू नहीं किया तो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं सक्रिय कारक, क्योंकि हम लोग क्या बात करते थे, हम लोगों ने जब आयंस पढ़े, धातु पढ़ी सारी की सारी, हम लोगों ने जो खनिज पढ़े थे उसमें हमने एक ही बात कही थी, हमने ये कहा था कि एंजाइम को सक्रिय कर रहा है, ये एंजाइम का निरोध कर रहा है, ठीक है। एंजाइम सक्रियक नाम काफ़ी जगह आया था ना, तो एंजाइम सक्रियक का नाम यही हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कुछ धातु आयन है वो क्या एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये एंजाइम व सबस्ट्रेट के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, सेतु का काम करेंगे, और Mg, Mn, Zn, K और कॉपर, यहाँ पे ये सारे के सारे हैं, ये क्या है, सक्रिय कारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपको ये भी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। बाकी आप लोग अपने नोट्स है वो कंटिन्यूसली बना ही रहे होंगे। एग्ज़ाम का भी कुछ डेट सुनने में आ रही है कि एग्ज़ाम शायद 5 मार्च से शुरू होने को है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ्लो में पढ़ाई है वो स्टार्ट रखिए, आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई है वो बिना टेंशन के करते जाइए। ऐसे भी नहीं कि सारी टेंशन रिमूव कर रखिए, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी प्रिंसिपल हूँ, तो बच्चों का जो बिहेव देखने के लिए मिल रहा है वो सबका यही देखने के लिए मिल रहा है कि सब इजी मूड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शादियों का सीजन शुरू हो गया, शादियाँ इंजॉय करेंगे, कोई मतलब नहीं है, 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, सारे आराम से शादियाँ इंजॉय करने में लगे हुए हैं कि ठीक है भाई शादियाँ वादियाँ निकल जाए, उसके बाद में कोरोना तो अपने आप चला जाएगा, जैसे उसने डील कर रखी है कि भाई जब शादियाँ हो जाएगी तब मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो सब केयरलेस हो रखे हैं, आराम से शादियों में बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के घूम रहे हैं कि ठीक है यार मरते हैं तो मरने दो, नहीं मर रहा तो ठीक है हम लोग जी लेंगे, 12th बोर्ड एग्जाम दे लेंगे। तो ऐसे नहीं है, थोड़ी सी अपनी सेफ्टी है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। आप लोगों को स्कूल्स वगैरह नहीं लग रहे, आप लोगों को इतना प्रेशर नहीं बना रहे हैं हम लोग भी, और प्रेशर बनने वाला सिचुएशन भी नहीं है। किस पे प्रेशर बनाए, बच्चों को टेस्ट से नहीं डरा सकते, बच्चों से मतलब कुछ कह ही नहीं सकते बच्चों को अभी तो, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि मैम एग्ज़ाम कहाँ आ रहे हैं, मैम अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं बस, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप ही खुद ही मोटिवेट होकर पढ़ाई है वो स्टार्ट रखिए अपनी। तो इसी टाइप से आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।